जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने वाले हैं। पृथ्वी के अंदर कौन कौन से डिफरेंट भाग हैं उसके बारे में हम जानेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर टॉपिक में देख सकते हो। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम किस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं। जनरली इसका जो मेन सोर्स है इसको हम लोग जियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। जियोलॉजी में हम जियोलॉजी, जिसको हम भूगर्भ विज्ञान भी कहते हैं, इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। यानी पृथ्वी के अंतर्गत जो जो आंतरिक संरचनाएं हैं हम उन सभी के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि हम इसमें अभी ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से जियोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के अंतर्गत कौन कौन से इंटरनल स्ट्रक्चर हैं उन सभी को हम जानेंगे। ठीक है, तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्यतः भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से समझा गया है। यानी भूकंपीय तरंगे होती है, उसके माध्यम से हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना का पता लगा है। इसके आधार पर पृथ्वी को हम रासायनिक संरचना और भौतिक अवस्था के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, दो भागों में हम बांटते हैं। एक है आपका रासायनिक संरचना और दूसरा आपका भौतिक संरचना। इन दोनों को हम डिटेल में देखेंगे ये क्या क्या है आखिर पृथ्वी के अंतर्गत ये संरचनाएं। तो रासायनिक संरचना के आधार पर हमने पृथ्वी को कुल 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। हम ये मान लीजिए पृथ्वी का एक टुकड़ा है। ठीक है, सबसे पहले हम पृथ्वी बना लेते हैं। तो मान लीजिए हमारा अर्थ है। ठीक है, और उसके एक टुकड़े का हम अध्ययन करते हैं, मान लो। ठीक है, इस टुकड़े का अध्ययन करते हैं। हालांकि पूरी पृथ्वी में कोई ऐसा नहीं कि ये स्थान अलग होगा, ये वाला स्थान अलग होगा, ये अलग होगा। पृथ्वी का कोई एक भाग हम उठा करके अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो कि हम कोई इस भाग को उठाकर हम पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी का एक भाग है। ठीक है, जिसको हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसी को पढ़ेंगे। तो रासायनिक आधार पर हमने पृथ्वी को कुल 3 भागों में बांटा है। पहला है आपका सियाल। ठीक है, SIAL, इसको सियाल कहा जाता है। दूसरा सीमा और तीसरा है आपका नीफे। ठीक है, तो रासायनिक दृष्टि से हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। और ये किसके द्वारा ये वर्गीकृत किया गया था, ये एडवर्ड स्वेस द्वारा वर्गीकृत किया गया था। एडवर्ड स्वेस नामक एक वैज्ञानिक थे, भूगर्भवेत्ता थे। तो उन्हीं के द्वारा ये पृथ्वी को कुल 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें पहला आपका सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा नीफे। ठीक है, अब सियाल क्या है, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है जिसमें हम मानव निवास करते हैं। यानी हम अभी जिस पर रह रहे हैं वो कौन सा भाग है, वो कौन सा भाग है, वो है आपका सियाल। वो सियाल वाला भाग है। ठीक है, यहीं पर हम जितने भी जीव जंतु हैं वो निवास करते हैं। सियाल का मतलब क्या है, एक्चुअली सियाल का मतलब इन्होंने क्यों ऐसा नाम रखा, कि इसका नाम सियाल क्यों रखा गया। सबसे पहले तो यहाँ पर जो हम जिस पृथ्वी के सतह पर रहते हैं
वहाँ पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम नामक दो तत्व ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाए गए हैं, जहाँ पर हम निवास करते हैं पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में। तो इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कह दिया गया, SI से सिलिकॉन हो गया और AL से एल्युमिनियम हो गया, तो इसलिए इसका पूरा नाम हो गया सियाल। ठीक है। दूसरा आपका सीमा, इसके बाद का जो आपका पृथ्वी का भाग है उसको सीमा कहा गया। ठीक है। तो इस भाग में भी आपके दो एलिमेंट प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, दो तत्व पाए जाते हैं। इसमें भी आपका सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन, और इसमें Ma से क्या हो गया आपका मैग्नीशियम। ठीक है। तो तत्वों के उपस्थिति के अनुसार ही जो एडवर्ड स्वेज साहब थे उन्होंने पृथ्वी का विभाजन किया था। ठीक है। और तीसरा जो हमारा है नीफे, वो क्या हो जाता है NiFe। तो Ni से आपका हो गया निकेल, और Fe से क्या हो गया आयरन, यानी फेरस या लोहा। आपको आयरन को ही हम लोहा कहते हैं। तो सबसे नीचे वाले परत पर क्या था कि निकेल और लोहे की अधिकता थी, इसलिए इसका नाम नीफे रख दिया गया। ठीक है। इसके बारे में कुछ और जानकारी हम हासिल करते हैं। तो जो आपका ये सतह था, सियाल का सतह जो था वो पूर्णतः अम्लीय है, अम्लीय प्रकृति का है। अम्लीय यानी एसिडिक प्रकृति का है। ठीक है। इसमें जो पाए जाने वाले जो मृदा है, चट्टानें, वो जनरली अम्लीय प्रकृति की होती हैं। और वही बात करें सीमा की, तो इसमें जो चट्टानें होती हैं, जो इसमें जो मृदा, चट्टानें और जो मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। ठीक है। किस प्रकृति की होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। और वही बात करें नीफे की, तो इसमें तो ये परत तो ना ही ज़्यादा अम्लीय है और ना ही क्षारीय है। हम एक प्रकार से कह सकते हैं ये परत जो है वो दोनों का मिश्रण है। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय का मिश्रण है। तो थोड़ा सा और इसको जान लेते हैं सियाल के बारे में। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जो आपका सियाल है वो सिलिका या सिलिकॉन और एल्युमिनियम का क्या है, अधिकता है इसमें, इसलिए इसको सियाल नाम दिया गया है। ठीक है। अगला है कि महाद्वीपीय भूपर्पट्टी का निर्माण इसी में हुआ। महाद्वीपीय भूपर्पट्टी मतलब जितने भी महाद्वीप हैं वो इसी पर है, सियाल पर ही केंद्रित है, सियाल पर ही स्थित है, इसलिए इसको महाद्वीपीय भूपर्पट्टी का निर्माण भी इसी में हुआ है। यहाँ पर हल्की चट्टानें पाई जाती है, जैसे ग्रेनाइट जैसे यहाँ पर हल्की चट्टानें पाई जाती है। इसकी मोटाई थोड़ी अधिक है और ऊंचे स्थलखंड जैसे पठार पर्वत जैसे जो स्थलखंड है वो सियाल में पाए जाते हैं। ठीक है। जनरली हम जिस सतह पर निवास करते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, हमारे जीव जंतु हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, सियाल हो गया। ये सियाल वाला क्षेत्र हो गया। अगला आपका सीमा। ठीक है, जिसका बारे में मैंने डिस्कस कर ही लिया कि ये जो एलिमेंट जो होते हैं वो सिलिका या सिलिकॉन अथवा मैग्नीशियम इसमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सीमा रख दिया गया। ठीक है। यहाँ पर महासागरीय भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ है, यानी जनरली जितने भी महासागर हैं, मान लो कि ये आपका हो गया, एक मिनट, ये आपका हो गया महाद्वीप। यहाँ पर सारे जो जीव जंतु वो निवास करते हैं। इसके निचले वाले भूमि में जितने भी महासागरीय वाले भूमि हैं वो सीमा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्या है, महासागरीय वाले भूमि है, तो यहाँ पर ये किसके अंतर्गत आएगा, सीमा के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर जो जनरली है वो भारी चट्टानें पाई जाती है, जैसे बेसाल्ट जैसी चट्टानें जो होती है वो भारी होती है, तो वो जनरली सीमा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी जो परत होती है वो पतली होती है, और जनरली समुद्र का जो तल होता है, समुद्र का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, ठीक है, मान लो ये पूरा समुद्र है, ठीक है, और इसका सबसे जो निचला हिस्सा है उधर का एरिया आपका सीमा कहलाता है। ठीक है। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट की अधिकता होती है। अगला आपका नीफे, इसको हम कहेंगे निकेल और आयरन जैसे एलिमेंट की अधिकता होती है। इससे केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, यानी पृथ्वी का जो सबसे केंद्र वाला हिस्सा है, यानी सबसे जो निचला वाला हिस्सा है केंद्र, वहाँ आपका ये नीफे होता है। ठीक है, सबसे निचला जो हिस्सा होता है वो नीफे वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर निकेल और आयरन की अधिकता होती है। यहाँ का घनत्व जो है अत्यधिक घनत्व होता है और तापमान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के नीचे जाते जाएंगे ना, तो आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, जनरली आप हर 32 मीटर पर
हर 32 मीटर पर 1 डिग्री जो टेम्परेचर है ना, पृथ्वी के नीचे अगर आप जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। यानी मान लीजिए आप 32 मीटर की खुदाई करते हैं ज़मीन पर, तो वहाँ पर जैसे जैसे आप नीचे और खुदाई करते रहेंगे और ज़्यादा गहराई पर जाते रहेंगे, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता जाएगा। और वहीं पृथ्वी से आप विपरीत दिशा में जाएंगे, यानी पृथ्वी के ऊपर जाएंगे आप आसमान की तरफ, तो वहाँ पर टेम्परेचर घटता है। इसलिए आप जो बहुत बड़े बड़े पर्वत होते हैं जैसे हिमालयस वगैरह में, उसका पीक बहुत हाई है, ठीक है, वो बहुत ऊंचे स्थान पर है, जिस कारण वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम है, ठीक है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जो आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वो इसी क्षेत्र से उत्पन्न होता है, नीफे वाले क्षेत्र से उत्पन्न होता है। ये पूरा विभाजन जो था एडवर्ड स्वेज द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे संरचनात्मक तरीके से किस प्रकार पृथ्वी को बांटा जाता है। तो संरचनात्मक तरीके से पृथ्वी को कुल 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट क्या होता है? जो आपका सियाल है, ठीक है, उसके सिमिलर होता है। सियाल में क्या था कि जितने मनुष्य जो थे, मतलब हम सभी जो इंसान हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, वो सभी सियाल पर उपस्थित थे। तो सेम लाइक उसी का नाम बदल कर आगे चल के जब विभाजन किया गया तो उसे क्रस्ट क्रस्ट कहा गया, ठीक है। क्रस्ट में ही हम सभी जो मानव जाति है वो निवास करते हैं। हमारा सारा जो पेड़ पौधे हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सारा क्रस्ट पर उपस्थित है। इसकी जो मोटाई है, ठीक है, इसकी जो मोटाई है वो महाद्वीपीय मोटाई की बात करूँ तो 30 से 70 किलोमीटर की इसकी मोटाई है, और महासागरीय की बात करूँ तो 5 से 10 किलोमीटर की इसकी मोटाई है। जीवन की सभी गतिविधियाँ यहीं होती है, ठीक है, जीवन की जितनी गतिविधियाँ हैं वो यहीं पर होती हैं, क्रस्ट पर, सबसे ऊपरी वाले हिस्से में, ठीक है। अगला आपका मेंटल, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पर डिवाइड किया था सियाल, सीमा और नीफे में, तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं। ऊपर वाला हो जाता है आपका क्रस्ट, फिर बीच वाला हो जाता है आपका मेंटल, और सबसे नीचे वाला आपका हो जाता है कोर, ठीक है। तो ये भूपर्पट्टी के नीचे स्थित होता है, यानी क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल। तो हम कह सकते हैं कि ये भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट के नीचे स्थित होता है। इसकी जो मोटाई है वो 2900 किलोमीटर की है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो लगभग कितना किलोमीटर का होता है, 29 किलोमीटर का होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा है। तापमान और दाब बहुत ज़्यादा अधिक होता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा और वहाँ का जो प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। अर्धद्रव्य अवस्था में होता है यहाँ पर, यानी जो यहाँ का जो स्टेट होता है पृथ्वी का वो अर्धद्रव्य होता है, यानी ना ही पूरा लिक्विड होता है और ना ही ये पूरा सॉलिड होता है, यानी सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है। यहीं से मैग्मा निकलता है, इसी क्षेत्र में आपका मैग्मा पाया जाता है, जो बाद में ज्वालामुखी के फटने से बाहर आता है, ठीक है, और बाद में लावा बनकर पूरे पृथ्वी पर फैलता है। सबसे निचला वाला भाग है पृथ्वी का, सबसे भीतरी भाग, उसको हम कोर कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की सबसे भीतरी भाग है, उसको कोर कहेंगे। यहाँ पर मुख्यतः ये नाइफ से बना होता है। तो इसके 2 भाग हैं, बाह्य केंद्रक और आंतरिक केंद्रक। जो बाह्य केंद्रक होता है यानी जो आउटर कोर जो होता है आपका, वो लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव्य अवस्था में होता है। वहीं जो आपका इनर कोर होता है वो ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। देखो मैंने आपके लिए डायग्राम भी लाया है, तो देखो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या है, क्रस्ट है। यहाँ पर हम निवास करते हैं, यहाँ पर जितने भी नदी है, तालाब है, आपके पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु वो क्रस्ट पर निवास करते हैं, ठीक है। वहीं जो दूसरा वाला हिस्सा है आपका मेंटल, धीरे धीरे आप नीचे जाएगा तो ये आपका दूसरा वाला हिस्सा, ये मेंटल है आपका, ठीक है। और सबसे निचला वाला हिस्सा जो है आपका आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर आपका जो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये लिक्विड अवस्था में होता है, और इनर कोर जो होता है वो सॉलिड अवस्था में होता है, ठीक है। ये हमने पृथ्वी को पूरा बांटा है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे एक और हमारा यहाँ पर भौतिक अवस्था के आधार पर जो है, इसमें एक लिथोस्फेयर नाम का एक लेयर रहता है, ठीक है, इसी क्रस्ट वाले हिस्से में। क्रस्ट और अपर मेंटल, देखो ऐसे तो पृथ्वी को जो मैंने क्रस्ट बताया, मेंटल बताया, कोर बताया, इसको और 2 भागों में बांटा गया। मान लो ये क्रस्ट है तो क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है। उसी प्रकार मेंटल है तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और जो कोर है उसको आउटर कोर और इनर कोर में बांटा गया है, ठीक है। तो जो आपका ये वाला हिस्सा है, जो आपका अपर कोर वाला हिस्सा है,
ठीक है। लोअर कोर और अपर मेंटल वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपका एस्थनोस्फेयर पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल का हिस्सा जो है, जो भूपर्पट्टी यानी क्रस्ट और अपर मेंटल यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा के इस सभी के जो बीचों बीच जो होता है वहाँ पर एक लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, एस्थनोस्फेयर, दुर्बल मंडल। ठीक है। और इसके ये जो धरती से है 80 किलोमीटर नीचे, जहाँ से आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, ठीक आप 80 किलोमीटर जैसे ही आप नीचे जाएंगे पृथ्वी के, आपको एस्थनोस्फेयर देखने को मिलेगा। ठीक है। और जो आपका एस्थनोस्फेयर के ठीक ऊपर लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर जहाँ पर हम सभी मानव निवास करते हैं, उसको क्रस्ट भी कहते हैं, हम उसको लिथोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इसका, लिथोस्फेयर का। और जैसे ही लिथोस्फेयर आपका दिखाई देता है, मान लो कि आप जैसे लिथोस्फेयर यहाँ से 80 किलोमीटर नीचे जाएंगे, लिथोस्फेयर में आप इंटर करेंगे, वहीं से मैग्मा जोन रीच करता है। यानी जो मैग्मा होता है हमारे पृथ्वी से ठीक 80 किलोमीटर नीचे स्थित है। ठीक है। तो लिथोस्फेयर जो होता है वो मैग्मा जोन को रीच करता है। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो है भूपर्पट्टी प्लस ऊपरी मंडल का हिस्सा होता है, कठोर और ठोस होता है। टेक्टोनिक प्लेटें जो होती है यहीं स्थित होती है। इसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर की होती है। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात मैंने पहले इसको बता दिया है, पूरे पृथ्वी के स्ट्रक्चर को, जो आता है आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, इनको मैंने बता दिया। एस्थनोस्फेयर के बारे में मैंने बता दिया कि एस्थनोस्फेयर जो है आपका लिथोस्फेयर के नीचे होता है। लिथोस्फेयर कौन सा हिस्सा होता है, जिस हिस्से पे हम मानव निवास करते हैं, वो आपका लिथोस्फेयर है। ठीक है। ये अर्धद्रव्य और लचीली अवस्था में होता है। प्लेटों की गति का आधार जो होता है वो एस्थनोस्फेयर पर ही डिपेंड करता है। अभी प्लेटों की गति क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर संवहन धाराएं भी चलती हैं। ठीक है। अब आता है आपका डिस्कॉन्टिन्यूटी। ठीक है। यानी ये वो सीमाएं होती है जहां भूकंपीय तरंगे की गति बदल जाती है, जिससे परतों का पता चलता है। ठीक है। जो भूकंपीय तरंगे होती है, भूकंप तरंग 3 प्रकार की होती है, पी, एस और एल। तो डिस्कंटिन्यूटी ऐसा स्थान होता है जो भूकंपीय तरंगों की जो गति होती है, जो स्पीड होता है, वो चेंज हो जाता है इस स्थान पर डिस्कंटिन्यूटी पर आकर के। ठीक है। अब ये डिस्कंटिन्यूटी कौन कौन सी डिस्कंटिन्यूटी है, जैसे कि हमने अभी बात किया था कि पृथ्वी को हम कुल 6 भागों में बांटते हैं। पहला तो आपका हो जाता है अपर क्रस्ट। ठीक है। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बीच एक हिस्सा होता है जहाँ पर जो भूकंपीय तरंगे होती हैं उसकी जो गति होती है बदल जाती है। ठीक है। उसकी गति क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो अपर कोर और लोअर कोर के बीच जो डिसकंटिन्यूटी होती है, जो असंबद्धताएं होती है, उसको हम कहते हैं कोनोरॉड। उसको कोनोरॉड के नाम से जानते हैं। जो लोअर कोर और अपर मेंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम जानते हैं मोहरोबिक, मोहरोविक के नाम से। ठीक है। जो आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का जो हिस्सा होता है ना, उसको हम लोग जानते हैं रैप्टिटी के नाम से, रैप्टिटी। ठीक है। जो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच का हिस्सा होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम जानते हैं गुटेनबर्ग के नाम से, गुटेनबर्ग। और जो अंतिम होता है आउटर कोर और इनर कोर के बीच के हिस्से को हम जानते हैं लेहमेह के नाम से, लेहमेह के नाम से। ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो है क्या है, जो पृथ्वी की जो असंबद्धताएं हैं, जहाँ पर जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो आकर अपनी गति बदल लेती है, उन स्थानों के हमने नाम लिखे कोनोरॉड, मोहरोविक, रैप्टिटी, गुटेनबर्ग और लेहमे। ठीक है। तो ये पूरा आपका असंबद्धताएं भी आपको समझ में आ गई होंगी, मोहरो, गुटेनबर्ग, लेहमे। ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने सबका नाम यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया भी गया। क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच की जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं मोहरोबिक, और अपर मेंटल और मेंटल के बीच को रैप्टिटी। उसी प्रकार मेंटल और आउटर कोर के बीच के
असंबद्धता को हम गुटेनबर्ग कहते हैं, और इनर कोर और आउटर कोर के बीच के ये को हम लहमे कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी की असंबद्धताएं थी। यदि आप इसको अपने पेपर में लिखते हैं, अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं, तो इन सभी फिगर्स को ज़रूर बनाएं, क्योंकि ज्योग्राफी में बिना फिगर्स के बात नहीं बनती है। अगर सिर्फ आप उसमें लिख कर आओगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आपने जो लिखा है उसको आप फिगर के माध्यम से डिस्क्राइब करोगे ना, तो उसका एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, यानी टीचर्स के बीच ये फेथ उत्पन्न होता है कि एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चे को मतलब अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, इसलिए वो फिगर के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करके एग्ज़ाम में दिखा रहा है। तो फिगर बनाना ज़रूर आप इंश्योर करें अपने एग्जामिनेशन में। मैंने जो जो फिगर लगाया है उसको अपने एग्ज़ाम पेपर में ज़रूर लगाएं। ठीक है, ये आपके मार्क्स को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अगला आपका टॉपिक जो है आइसोस्टेसी। ठीक है, आइसोस्टेसी क्या है? जो पृथ्वी की भूपर्पट्टी अपने भार के अनुसार मेंटल पर संतुलन बनाए रखती है, इसे समस्थिति कहते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा को हम भूपर्पट्टी कहते हैं। तो जब भूपर्पट्टी होता है तो ये वाला हिस्सा, जाहिर सी बात है, यहाँ पर सारे पर्वत पठार हम सभी मानव निवास करते हैं। तो ये अपने भार के अनुसार, जो भूपर्पट्टी है अपने भार के अनुसार मेंटल यानी इसके जो नीचे का हिस्सा है उस पर संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, यानी इस पर भार बढ़ रहा है तो जो जो आइसोस्टेसी का सिद्धांत होता है वो क्या होता है, अपने भार अपने अनुसार भार के बढ़ने के साथ साथ जो मेंटल के साथ जो है बैलेंस को भी बनाए रखती है। ठीक है, यानी जो नीचे का हिस्सा है उससे मान लो यहाँ पर भार बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि भार बढ़ रहा है तो ये हिलेगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर डोलेगा। तो ये मेंटल से ऐसे कांटेक्ट कर लेता है कि इसका जो बैलेंस है वो बन जाता है और कितना भी भार आ जाए अपने आप को संतुलित अवस्था में ला पाता है। इस वजह से हमें भूकंप जैसे खतरों से काफ़ी राहत मिलती है। अगर ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो अपना बैलेंस नहीं कर पाता तो हर समय पृथ्वी पर भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर को जो प्लेटें हैं वो हमेशा हलचल करती रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका आइसोस्टेसी था। इसके उदाहरण कई सारे हैं, जैसे कि पर्वत अधिक गहराई तक धंसे रहते हैं, पठार कम गहराई तक धंसे रहते हैं। तो उसी के अनुसार जो ऊपर वाला हिस्सा आपका क्रस्ट है वो नीचे वाले हिस्से के साथ बैलेंस बना के रखता है, ताकि कोई समस्या ना हो, किसी प्रकार का भूकंप वगैरह बार बार पृथ्वी को डिस्टर्ब ना करे। हिम के पिघलने पर स्थल का ऊपर उठना, ये सारी चीज़ें जो है आइसोस्टेसी के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके जो प्रमुख विद्वान थे इस थ्योरी के वो एरी और प्रैड थे। ठीक है, तो निष्कर्ष कुल मिलाकर ये निकला कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको हम सबसे पहले तो सीमा सियाल और नीफे में बांटते हैं, उसके बाद हम क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटते हैं, और लिथोस्फीयर और एस्थनोस्फीयर और स्थापत्य रेखाएं इसका एक समस्थिति सिद्धांत इसका एक अंग है। इसी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है उसी का एक अंग है। हमें भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण जैसी प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करती है। यह भौतिक भूगोल का आधारभूत और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, तो उम्मीद है आज का आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट कंटेंट जो है आपको मिलता रहे।